हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम होम्योस्टेसिस को समझने वाले हैं। चलो सबसे पहले आते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब यही है कि जो बाहर के एक्सटर्नल चेंजेस से इंटरनल चेंजेस हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं, उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो अब इसमें जो है ना वर्ड बॉडी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, ये है क्या देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट कुछ नहीं, जो हमारा ईसीएफ होता है ना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसके अंदर अलग अलग है ना एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि ईसीएफ में ब्लड आता है जो कि हमारे पूरे वैस्कुलर सिस्टम में रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, और ईसीएफ में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, आयंस रहते हैं। ये सब है ना सर्वाइवल के लिए नेसेसरी रहते हैं। तो इनका एक लिमिट्स रहता है, सेट रेंज रहता है। इस लिमिट के अगर ज़्यादा ही नीचे चले जाते हैं तो कोई डिजीज़ हो जाता है, और ज़्यादा कोई ऊपर चले जाता है तो डिजीज़ हो जाता है। तो इसी के बीच में जो रहता है रेंज, सेट लिमिट, फिजियोलॉजिकल लिमिट, उसको हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस। अब देखते हैं कि रोल ऑफ हेमोस्टेसिस अलग अलग जगह पर, मतलब कैसे कैसे हमारा बॉडी हेमोस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, ये जो है एनर्जी की सोर्स है, और इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, और ब्लड से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हर सेल में। तो इससे क्या होता है, अलग अलग बॉडी फंक्शंस में हेल्प होती है। इससे हेमोस्टेसिस मेंटेन रहता है। और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो मेटाबॉलिज्म भी होता है, जिससे कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहते हैं बहुत सारे में। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करना रहता है लंग्स के द्वारा। इससे क्या होता है, एक वाटर बैलेंस रहता है, और एसिड बैलेंस और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है बॉडी का। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। किडनीज और अदर एक्सक्रीटरी जो रहते हैं ऑर्गन्स, वो एक्सक्रीशन कराते हैं। किडनी जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है वाटर के एक्सक्रीशन में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और ऑस्मोलैरिटी है ना मेंटेन रहती है। मैं लिख देता हूँ। फिर स्किन जो रहता है मेनली बाहर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मैकेनिकल ब्लोज हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, और यूवी रेडिएशंस हो गए। वो कैसे करता है, स्वेट जो रहता है ना स्किन में, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, और वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है। और जो है ना अदर वेस्ट रहते हैं, जैसे कि यूरिया, सॉल्ट और फैटी एसिड्स, इसको भी वो बाहर करता है। और स्किन एक है ना लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी है, तो बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं, डिफरेंट मतलब नर्व्स के लिए ब्रेन के द्वारा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, इसमें आपको पता है क्या रहता है, मेनली फ्लो ऑफ ब्लड होता है पूरा बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स है इधर उधर से, ऑक्सीजन, मतलब ब्लड नहीं रहेगा तो इंसान जिएगा ही कैसे लगता है। और मतलब इसमें से कोई भी नहीं रहेगा तो भी इंसान नहीं जिएगा। लेकिन ब्लड में भाई सब चीज़ होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, ऑक्सीजन भी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो ब्लड में WBCs भी रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रोऑर्गेनिज्म के। फिर लिम्फेटिक सिस्टम,
लिम्फेटिक सिस्टम जो रहता है वो वेसल्स और लिम्फ नोड से बनता है। लिम्फ नोड लिम्फ्स का मेजर फंक्शन जो रहता है वो रहता है कि जो रिटर्न प्रोटीन रहता है ना जो टिश्यूज़ में, उसमें ब्लड भेजना। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड में भी हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स है ना मेनली डिफेंस बैरियर की तरह काम करते हैं, जो कि बैक्टीरियाज और अदर टॉक्सिक एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। लिम्फ जो रहता है वो फिल्टर की तरह भी काम करता है, इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स एसेंशियल रहते हैं बॉडी के लिए। फिर एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हार्मोन्स का ही रहता है। हार्मोन्स जो रहते हैं क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज से जो निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। और जिसकी ग्रोथ हार्मोन है और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं अलग अलग, जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं स्केलेटल मसल जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है हेमोस्टेसिस में, क्योंकि है ना मूव करते हैं हम खाने के तलाश में, और ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि सेल का डैमेज होने से बच सके। फिर आता है नर्वस सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रेन के बिना इंसान जिएगा कैसे। ये मेन इम्पॉर्टेंट करता है हेमोस्टेसिस में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसरी रहते हैं और डिफरेंट न्यूरॉन्स भी रहते हैं। इसके प्रोस और कॉन्स भी होते हैं कमांड्स के बॉडी, जिससे कि डैमेज को अवॉइड कर सके। और ऑटोनॉमिक सिस्टम जो रहता है सारे वेजिटेटिव फंक्शंस जो कि बॉडी के एसेंशियल है हेमोस्टेसिस के लिए। फिर कंपोनेंट्स बात है, कंपोनेंट्स ऑफ हेमोस्टेसिस। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हेमोस्टेसिस जैसे कि सबसे पहले सेंसर मतलब जैसे कि मान लो स्किन हो गया, कोई नर्व हो गया, मतलब जिससे कि हमको है ना स्टिमुलस मिलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब वो कुछ भी हो सकता है जिससे कि हम को पता चलेगा। फिर आता है कंट्रोल जो रहता है मैसेज को रिसेप्टर्स के बाद जो है वो कमांड सेंटर पे जाता है, डायरेक्ट वो एफेक्टर्स नहीं आता। वो कमांड सेंटर जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। फिर इफेक्टर्स पे आते हैं, जैसे कि इफेक्टर जो रहता है जिससे कि हमको कमांड मिलता है एक्शन के लिए। भी इसका एक एग्जांपल टाइप का बताता हूँ, जैसे कि पानी कम हुआ। जब पानी कम होगा तो क्या होगा, जाएगा थर्स्ट से क्या होगा, ये जाएगा डिफरेंट हाइपोथैलेमस में जाएगा ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स के द्वारा, और ADHs इंक्रीज़ करने के लिए पोस्टीरियर में, फिर किडनीज में वाटर टेंशन होगा। इसी करके कुल मिला के नॉर्मल वाटर कंटेंट लाने के लिए ऐसा होता है नॉर्मली हेमोस्टेसिस मेंटेन। फिर मैकेनिज़्म में दो तरीके का, मतलब 3 तरीके के हैं। एक नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। सिंपल समझते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो रहता है वो रहता है जिसमें अरेस्ट, चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन हेमोस्टेसिस। समझे क्या हुआ? मैं बताता हूँ। इसका बोलने का मतलब है कि जब कोई चीज़ गिर रही है तो उसके अपोजिट काम करते हैं इसमें। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपका ना वाटर का एक एग्जांपल लिया था, पानी जैसे कि कम हुआ
तो पानी कम हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गन्स को ऐसा बोलते हैं, मतलब ऑर्गन्स मतलब जो हाइपोथैलेमस हो गया, ग्लैंड्स, किडनीज, ये को, जिससे कि हमको इसके अपोजिट रिस्पॉन्स मिले। जैसे कि जो कम हो रहा है तो उसके अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, ADH को वो कर दिया, मतलब जैसे कि पानी का इंक्रीज़ होगा, वाटर इनटेक, इसी को हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि अगर हुआ तो एक तो वही जो अभी नीचे बताया, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, और एक हो जाएगा हार्मोन्स पे तो मोस्टली होता है जैसे ग्लूकागॉन, ये सब, इंसुलिन। फिर आते हैं पॉजिटिव पे। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा कि अगर कुछ चीज़ बढ़ रहा है जैसे कि, तो उसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना पॉजिटिव, वो लेस कॉमन है नेगेटिव से। अभी ये वाला फीडबैक उतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि इसमें बढ़ाना पड़ा है। तो अब उसके लिए एक एग्जांपल लगाता हूँ, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर वाला। ब्लड क्लॉटिंग जो रहता है, जो कि आगे में पढ़ोगे, उसमें 3 स्टेज रहते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, और एक होता है फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। जिसमें थ्रोम्बिन सेकेंड स्टेज जो रहता है, उसमें क्या रहता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, जिसके वजह से और प्रोथ्रोम्बिन बनने का जो रहता है उसको वो मिलता है स्टिमुलस, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स है, मतलब रिफ्लेक्स मतलब नहीं, इसको और बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें क्या है कि घटाने की जगह इसमें और बढ़ गया है। तो समझ रहे हो कि नहीं पता मेरे को, लेकिन इसको बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पलेशन है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और एक बोल सकते हो मिल्क रिएक्शन रिफ्लेक्स और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इन दोनों में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है जब है ना स्टिमुलस होता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डायलेट हो जाता है सर्विक्स, जिसके वजह से क्या होता है, एक स्टिमुलस जाता है रिसेप्टर ऑफ सर्विस पे, तो वो क्या करता है कि एक इम्पल्स रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस पे जाता है, फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, तो क्या होता है वो और कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मतलब इसमें है ना कॉन्ट्रैक्शन को कम करने की जगह बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है। तो इतना समझ गए होगी। और लास्ट में फीड फॉरवर्ड, ये मतलब क्या है कि देखा जाता, मतलब उतना तो नहीं देखा जाता, ये क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से है ना चेक करता है, मतलब जो भी डेविएशन हुआ उसके हिसाब से लेटर स्टेजेस में है ना कंट्रोल को करता है, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसका एग्जांपल देखोगे तो जैसे कि एक्सरसाइज, जब कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट बढ़ने लगता है, तो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कम करेगा। जैसे कि जब खाना मुंह के पास आता है तो उससे पहले सलाइवा की वजह से अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है खाने से पहले भी, यही मतलब वही है, उतना इसका है नहीं। एग्जाम्पल बस याद रख लेना थोड़ा सा कि प्री एडेप्टेशन सेट ऑफ एक्सरसाइज और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस even before entrance of
फूड इन माउथ। और यहाँ पर तो हमने पूरा हेमोस्टेसिस ख़त्म कर दिया, लेकिन यह है कि इसके इम्बैलेंस से क्या होगा। हेमोस्टेटिक इम्बैलेंस, अब मेन अगर कुछ चीज़ घट रहा है या बढ़ रहा है तो मेनली क्या होगा। जैसे कोई हार्मोन्स का हो गया तो सबसे पहले हो सकता है स्ट्रेस, फिर क्या हो सकता है ईटिंग हैबिट्स में अल्टरेशन हो सकता है। सब ये सब कॉजेस हैं की वजह हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, इसलिए अल्कोहल मत पी करो, अच्छी चीज़ नहीं है, हम नहीं पीता। फिर लैक ऑफ स्लीप, ओवर एक्सरसाइज, लैक ऑफ वाटर टेक, बाकी और भी हैं, मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख लेना। हाइपोक्सिया, लॉन्ग टर्म इलनेस, जेनेटिक म्यूटेशन और एजिंग। अब इसके जो कुछ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जिससे कि लीड हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है एसिडोसिस, अगर बैलेंस में नहीं रहा तो। और हो सकता है सबका फेवरेट डायबिटीज़, मतलब फेवरेट नहीं होना चाहिए तो सबसे कॉमन टाइप इसका रिएक्शन डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपर टेंशन, हार्ट फेलियर, जितने भी डिजीज़ लिख सकते हो जिससे कि कुछ ना कुछ ना डेफिशिएंसी हुआ कह रहा हूँ, तब सब फेंक सकते हो इस पर। इन्फेक्शन, डिजीज़ बाय टॉक्सिस, मतलब हेमोस्टेसिस कुछ ना कुछ तो होगा ही अगर इम्बैलेंस हो जाए। मतलब इसमें ना सारा कॉन्सिक्वेंस इसमें लिख सकते हो कि इसी के साथ ये ख़त्म हो गया आपका हेमोस्टेसिस। जो भी है पढ़ लेना, कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।